संख्या हो गया, इसलिए 10,000 10,000 से लेकर 99,999 तक, 10,000 से लेकर 99,999 तक जो है टोटल कितनी संख्या है, यही हमको निकालना है। तो ऐसा जब भी पूछेगा कि 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है, या फिर 6 अंकों की कुल संख्या कितनी है, या फिर 8 अंकों की, 10 अंकों की, जितने भी अंकों की जब कुल संख्याओं की संख्या पूछा जाएगा, तो जो जितना भी पूछेगा उसका जो है बड़ी संख्या, जितना भी अंक का पूछेगा उतना अंक का जो है बड़ी संख्या, और उससे एक कम, यानी फिर उससे एक कम अंकों की बड़ी संख्या, यानी ये 5 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंकों की छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या देखिए क्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या होता है 99,999। तो इसमें जो है 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें 5 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0, यानी टोटल जो है 90,000 हो जाएगा, यानी टोटल संख्याओं की संख्या 90,000 हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आइए फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 95, 47, 999 के बाद कौन सी संख्या आएगी, यानी इसके बाद जो है कौन सी संख्या आएगी, यानी इसके अगला जो है संख्या कौन सी है, तो इसमें जो है एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 95, 47, 999, 95, 47, 999 में एक अगर जो हम जोड़ देते हैं अगली संख्या निकालने के लिए, तो 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 7 1 8 4 5 9, यानी 95 48 000, 95 48 000, 95 48 000, यानी जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा मेरा। उसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या हैं तो उसका जो है लघुत्तम समवर्त क्या होगी, यानी यदि ए और बी, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या हो, मान लिए कि ए और बी जो है दो अभाज्य संख्या है, तो उसका जो है लघुत्तम समवर्त क्या होगा। तो देखिए ये जो है बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। तो आप लोग जो है बचपन में पढ़े होंगे, तो इसमें जो है एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। जब कोई दो अभाज्य संख्या रहेगी, जब कोई दो अभाज्य संख्या रहेगी तो उसका जो है एलसीएम लघुत्तम समवर्त निकालने के लिए वही दोनों संख्या को गुना कर देंगे, यानी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका लघुत्तम समवर्त होता है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका लघुत्तम समवर्त होता है। तो ए बी जो है अभाज्य संख्या दोनों है, तो इसका लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा, ए को गुना कर देंगे बी से, तो ए बी हो गया। चलिए मारिए खटाक से इसको। बड़ा ही मस्त एकदम बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बना के जो है दिल खुश हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए समय जो है दिया गया है सेकेंड में, और यहाँ पर जो है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को जो है हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, तो 45 गुना 5/18। तो एक बात यहाँ पर भी याद रखिएगा, नोट पॉइंट इसको जो है नोट कीजिए कि अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तो वहाँ हम फिर 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दिए। तो ये देखिए 9 से कट गया, 9 दूनी 18, ये 9 से कट गया, 9 से 45, यानी 25/2 आया।
यानी इतना मीटर पर सेकेंड आ गया चाल। अब बोल रहा है क्या, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक ट्रेन है जो है, इसमें इस तरह का अगर जो प्रश्न आएगा तो जो जल्दबाजी में नहीं करना है, गुना भाग करके किसी तरह जो है कौनो ऑप्शन मार के नहीं निकल जाना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बस ये क्वेश्चन आप आराम से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि जो गतिमान ट्रेन है उसकी लंबाई जो है 130 मीटर है और एक पुल को 30 सेकेंड में पार करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब एक पुल को पार करना रहता है तो उस रेलगाड़ी को उतना दूरी तय करना पड़ता है जितना उसकी लंबाई होता है, जितना उस रेलगाड़ी की लंबाई होता है प्लस में जितना पुल की लंबाई होता है। जब कोई रेलगाड़ी को पुल पार करना हो तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है प्लस पुल की जितनी लंबाई है, दोनों के दूरी को मिलाकर जो आता है उतना दूरी जो है रेलगाड़ी को तय करना होता है। लेकिन वही जब खंबे की बात आए, कोई रेलगाड़ी जब खंबे को पार कर रही हो तो उसमें जो है रेलगाड़ी को उतना ही दूरी तय करना पड़ता है जितना रेलगाड़ी की लंबाई होती है। खंबे को पार करने के लिए बस जितना रेलगाड़ी का लंबाई है बस उतना ही दूरी तय करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो है दोनों का दूरी जो है यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम दूरी बराबर निकालेंगे, चाल हमको मालूम है, समय भी मालूम है, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल जो है 25/2 है और समय जो है 30 सेकेंड है, तो इसको कटा देंगे तो 25 गुना 15 करेंगे, तो 25 गुना 15 कीजिए, देखिए कितना आता है। 25 गुना 15 करेंगे तो 25 125 और 25 यानी 5 7 3 यानी 375 आया, 375 मीटर आया। तो इसमें जो ये दूरी निकल के आया, तो हम क्या बोले थे, जब पुल को पार कर रही है तो इसको जो है अपना जितना रेलगाड़ी का अपना लंबाई है प्लस में जितना पुल की लंबाई, दोनों मिला के दूरी जो होगा उतना जो है दूरी तय करना होगा। तो ये जो दूरी आया है ये दोनों का जो है मिक्सचर है, यानी मिला हुआ है दोनों का दूरी। तो ट्रेन की लंबाई जो है 130 मीटर है और हमको पुल का निकालना है। तो ये पूरा दूरी में जो है ट्रेन का लंबाई घटा देंगे, पुल की लंबाई निकल जाएगा। पुल की लंबाई बराबर 375 में 130 घटा देंगे, 130 घटा देंगे तो 245 आ गया, यानी 245 मीटर जो है पुल की लंबाई है। 245 जो निकल के आया वो मेरा पुल की लंबाई है। तो ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज की। तो देखिए ये थोड़ा जो है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा जो है समझिए पहले, उसके बाद जो है इसको बनाइए, नहीं तो जल्दबाजी में कीजिएगा तो ये जो है गलत हो जाएगा। साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी में अगर जो करते हैं तो आप इस 132 को जो है जल्दबाजी में मान लेंगे, इसको ब्याज मान लेंगे कि जो है 132 रुपया उस धन का ब्याज है। और आप जैसे ही इसको ब्याज मानेंगे कि ये जो है आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ये जो है थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि, यानी ये जब सूद पर लगाता है, ये जो है कोई व्यापारी है, तो गांव में भी जो होता है, जो थोड़ा पैसा वाला होता है, ज़मींदार होता है या फिर कोई नौकरी चाकरी वाला होता है, तो वो भी जो सूद पर देता है, तो वो जो है बड़ा मतलब मजदूर छोटे गरीब लोगों को देता है और उसको जो है पूरा दबा के जो है सूद लेता है और उसको जो है बेचारा सूद भरते भरते बेचारा पस्त हो जाता है। तो बोल रहा है कि मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। तो वो जो धनराशि दिया उसका जो है टोटल मिला के 132 रुपया मिला उसको, यानी इसमें क्या है, टोटल धनराशि उसको 32 रुपया मिला है अंतिम में 2 वर्षों के बाद। तो इसमें जो है ब्याज और मूलधन दोनों जो है जुटा हुआ है, यानी ये मेरा क्या है, मिश्र धन है। 132 क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर 132 है, दर बराबर 5% है और समय बराबर 2 वर्ष है। समय बराबर 2 वर्ष है।
तो हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना मूलधन P है, मान लेंगे मूलधन P है, तो ब्याज बराबर, तो ब्याज हम पहले निकालेंगे, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसको कटा देंगे अब, 5 20 से 100, 2 से कट गया 10, यानी P/10 जो निकल के आया क्या है मेरा, P/10 जो निकल के आया वो मेरा ब्याज है। तो अब हमको जो है यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात है, हमको मिश्रधन मालूम है 132, तो हमको जो है मिश्रधन निकालना पड़ेगा इसका, तभी तो हम उसके बराबर जो है 132 को कर पाएंगे, तभी जो है P का मान जो है निकल पाएगा। तो इसका जो है मिश्रधन बराबर मूलधन इसका कितना था, मूलधन P माने थे और ब्याज निकल के आया P/10, यानी मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन जो है टोटल 132 आया है, और इसको जोड़ेंगे तो 10 गुना P 10 और फिर 1P, तो 10 से 11P हो गया, 11P/10। अब जो है P बराबर निकालेंगे, तो P बराबर 132 गुना 10/11, तो 11 से कटा देंगे इसको 1, फिर 1 11, फिर 2 बचा बाकी, तो फिर 22 हो गया, 11 दूनी 22, यानी 12 दहिया 120, यानी इसका मूलधन कितना निकल के आ गया 120, यानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 120। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी घनावाकार के 3 आसन्न सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 120 सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर एवं 60 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बॉक्स के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं, घनाभ में जो है टोटल कई सतह होता है, 6 सतह होता है, जितना जो है उसका ऊपर जो सतह होता है उतना ही उसका नीचे होता है, और जितना उसका जो है चारों साइड होता है उतना ही उसका जो है सामने वाला जो है सतह होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि घनाभ के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, घनाभ के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर, इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना लंबाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। तो इसका जो है यही फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो है प्रत्येक सतह का जो है एक साइड का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसी को हम जो है इस क्षेत्रफल पर यानी लंबाई गुना चौड़ाई पर उसी जो है क्षेत्रफल को हम बैठा देंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 120 वर्ग सेंटीमीटर, उसके बाद फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई का मान दिया हुआ है 72 वर्ग सेंटीमीटर, उसके बाद फिर लंबाई गुना ऊंचाई का मान दिया हुआ है 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना हो जाएगा। उसके बाद 2 × है, यहाँ पर 2 × है। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 120 और 160, 180 हो गया, 180 और 72, 180 में 72 जोड़ेंगे तो 252 निकल के आएगा। तो 252 आ गया जोड़ के, फिर 2 × 252, 2 × 252, तो इसको गुना करेंगे तो 504 होगा, यानी 504 वर्ग सेंटीमीटर, 504 वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 504 वर्ग सेंटीमीटर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 2:3, 6:11 एवं 11:2 का मिश्रित अनुपात क्या होगा।
यानी जो है इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए एक ट्रिक होता है, इसका एक ट्रिक होता है, इसको बनाने के लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसे जनरल मेथड में कीजिएगा तो आपका जो है फालतू में समय भी बर्बाद हो जाएगा और समय पर आप जो है सही इस प्रश्न को सही से बना भी नहीं पाएंगे। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो चलिए इस तरह का अगर जो 3 अनुपात दिया हुआ रहे और उसका अगर जो मिश्रित अनुपात पूछे तो आप जो है ये वाला ट्रिक लगाइएगा। यानी इसमें हो जाता है A अनुपात B, C अनुपात D एवं E अनुपात F अगर जो रहता है तो उसमें जो है उसका मिश्रित अनुपात निकालने के लिए ये वाला ट्रिक लगाएंगे। A/B गुना C/D गुना E/F। इस ट्रिक से आप जो है इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब केवल बस जितना जिसका मान है जो है मान आप बैठा दीजिए। तो पहला जो है अनुपात है 2:3, यानी पहला जो है हो गया 2/3। उसके बाद दूसरा है अनुपात 6/11, 6:11 तो 6/11 हो गया। उसके बाद तीसरा अनुपात है 11/2, तीसरा अनुपात है 11/2 तो 11/2 लिख दीजिए। उसके बाद आप जो है कटा दीजिए। 3 से देखिए कट गया, 3 दूनी 6 और 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो अब देखिए केवल ऊपर में 2 बचा है, 2/1 यानी 2:1। तो यानी जो है इस प्रश्न का जो है मिश्रित अनुपात यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो है मिश्रित अनुपात निकल के आया 2:1। तो देखिए 2 अनुपात जो है ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, 2:1। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2:1। तो चलिए हम फिर और अगले प्रश्न को आगे के प्रश्न को करते हैं। टोटल इसमें 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जो है अंतिम में किया गया है प्रयास, अंतिम में किया गया ही मेहनत रंग लाता है। और आपके परीक्षा में भी बहुत ही काफ़ी समय नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। तो आप जो है निरंतर कंटिन्यू जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आइए हम अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 वस्तु जितना मैं खरीद रहा है उतना में जो है 16 वस्तु बेच रहा है। यानी अगर जो 19 वस्तु यदि X रुपया में खरीद रहा है तो 16 वस्तु जो है उतना में बेच रहा है। यानी X रुपया में जो है 16 वस्तु बेच रहा है। तो यानी इसको जो है उतना जो है जितना इसका खरीद मूल्य है उसका तो जो है 16 वस्तु पर ही इसको जो है क्रय मूल्य आ गया। लेकिन और जो है 3 वस्तु इसको बच गया है, यानी 3 वस्तु का इसको जो 3 वस्तु और जो बच गया उसको बेचेगा, तो ये उसको जो है क्या होगा, लाभ होगा। तो यानी इसको जो है 3 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर तो लाभ गुना 100, तो लाभ जो है 3 वस्तु का हो रहा है, तो 3 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए 19 वस्तु खरीद रहा है, लेकिन इसमें जब
जब वस्तुओं की संख्या दिया हो रहे और उसमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो उसमें जो विक्रय मूल्य जितना वस्तु बेचा जाता है उसको जो है क्रय मूल्य मान लिया जाता है, यानी उसको जो है क्रय मूल्य के जगह पर लिखा जाता है। तो लाभ गुना 100/16 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो लाभ प्रतिशत जो इसी तरह से निकलेगा और हानि प्रतिशत भी रहेगा तो बिल्कुल जो है इसी तरह निकलेगा। उसके नीचे में भी जो है विक्रय मूल्य आएगा, जितना वस्तु जो है उतना ही मूल्य पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हो गया 3 गुना 100/16, तो ये 4 से कट गया, 4 चौक 16, 25 चौका 100 यानी 75/4 आ गया। तो इसको भिन्न में बदलेंगे, इसको संयुक्त भिन्न में बदलेंगे, 4 से भागा देंगे, 18 चौक 72, 3/4 यानी 18.3/4%। तो उस आदमी को जो है कितना लाभ हो गया, 18.3/4%। तो इसका जो है सही उत्तर है बी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है, उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड है 13 एवं 14, तो बड़ी संख्या क्या है। तो इस तरह से अगर जो महत्तम समावर्तक का मान दिया हुआ रहे और उसमें जो है लघुत्तम समावर्तक का जो है दो गुणनखंड दिया हुआ रहे तो उसमें दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या होगी और हमको जो है बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जो है ये दोनों में जो बड़ा होगा उससे गुना कर देंगे महत्तम समावर्तक को। तो यहाँ पर हमको बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या यानी 14 है, 14 को गुना कर देंगे 23 से, यानी 14 गुना 23 हो जाएगा। तो 14 गुना 23 करके देखिए, 14 3 42, फिर 2 से होगा 14 दूनी 28, तो यहाँ 2 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया और 2 1 3 हो गया, तो यानी 322, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी मेरा जो है इस प्रश्न का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 322। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तो ये देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा उलझाने वाला है। अगर जो पक्का है इसमें जो है 99% बच्चे जो है परीक्षा में इसको गलत करके आएंगे। ये जो है प्रश्न जो है जल्दबाजी में बनाएंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो नहीं समझेंगे तो जो है इस प्रश्न को बिल्कुल ही गलत करके आएंगे। तो चलिए हम इसमें एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको जो है ध्यान देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तब ये आप जो है अपने परीक्षा में बिल्कुल सही करके आएंगे। तो चलिए यहाँ जो है इस प्रश्न में एक पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए बोला गया एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट 12.5 रुपये में देता है, जबकि प्रति पेंसिल वह 3 रुपये लेता है। मोहन को 23 पेंसिल खरीदनी है, उसकी न्यूनतम देय राशि क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये दुकानदार जो पेंसिल बेच रहा है तो इसका जो है एक पैकेट का दाम जो है 12.5 रुपया है, एक पैकेट का दाम जो है 12.5 रुपया है और एक पैकेट में जो है 5 पेंसिल होता है, तो यानी 5 पेंसिल का दाम जो है 12.5 रुपया है। तो ये जो है 5 पेंसिल का दाम 12.5 रुपया पैकेट लेने के बाद है। आप अगर जो पैकेट लेते हैं तब आपको जो है 12.5 रुपया, यानी आप जो है 5 से भागा दीजिएगा 12.5 में, तो आपको जो है 2.5 निकल कर आएगा, यानी 2.5 निकल कर आएगा। तो जब आप पैकेट लेते हैं 12.5 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा, 2.5 रुपया आएगा। तो यदि आप अगर जो पैकेट ले रहे हैं तो आपको जो है 2.5 रुपया पीस जो है पेंसिल पड़ रहा है। लेकिन ये दुकानदार जो खुदरा क्या करता है, खुदरा जो है बेचने के लिए जो उसमें 50 पैसे की वृद्धि कर देता है, यानी वही जो 2.5 रुपया का पेंसिल जो खुला बेचने पर, खुदरा बेचने पर जो है 3 रुपया में बेचता है, तो यानी उसका जो है मूल्य बढ़ गया खुदरा बेचते समय। तो यही एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात था कि जो है पैकेट में उस पेंसिल का, एक पेंसिल का दाम 2.5 रुपया हो रहा था, 2.5 रुपया हो रहा था, लेकिन उसी का जो है खुदरा बिक्री एक पेंसिल का दाम जो है 3 रुपया पड़ रहा है,
यानी खुदरा बेचने पर जो है 3 रुपया पड़ रहा है। तो बस यही एक पॉइंट ध्यान देना था। बाकी जो है आप इस प्रश्न को बड़े ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको जो है खरीदना है टोटल 23 पेंसिल। 23 पेंसिल खरीदना है तो पैकेट में आता है 5। 23 पेंसिल इनको लेना है तो पैकेट में आता है 5। तो 5 चौका 20 यानी 4 पैकेट हो गया। 4 पैकेट हो गया इनका। ये जो है टोटल 23 पेंसिल खरीदेंगे तो वो जो है 4 पैकेट खरीद लेंगे और 3 जो है खुदरा पेंसिल खरीदना पड़ेगा, यानी 3 जो है पैकेट खोल कर लेना पड़ेगा। तो जैसे ही दुकानदार बोल दिया कि हम जो है पैकेट में इस दाम में देंगे, लेकिन खुदरा जैसी बेचेंगे तो हम जो है दाम बढ़ा देंगे, यानी जो है 2.5 रुपया की पेंसिल हम 3 रुपया में बेचेंगे। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए दूसरा दुकान। तो यहाँ पर देखिए 4 पैकेट लिया तो एक पैकेट का दाम है 12.5 रुपये। तो 4 पैकेट लिया तो 4 पैकेट का दाम हो गया 12.5 गुना 4। तो 12.5 गुना 4 कीजिएगा तो 50 आएगा। 12 चौक 48 और 0.5 गुना 4 यानी 2। तो यानी 12.5 से गुना करेंगे 4 तो 50 आएगा, यानी 50 रुपया हो गया 4 पैकेट का। अब जो है 3 पेंसिल लेना हमको। 3 पेंसिल खुदरा लेना है तो खुदरा जैसी बेचेगा तो 3 रुपया हो जाएगा दाम। तो 3 पेंसिल का दाम तो 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी 9 रुपया हो जाएगा। खुदरा जो है 9 रुपया हो गया, यानी 3 पेंसिल का दाम 9 रुपया हो गया। तो अब जो है टोटल उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो टोटल जो है 50 और 9 59 रुपया। टोटल जो है उसका 23 पेंसिल का जो है मूल्य कितना हो गया, 23 पेंसिल का दाम कितना हो गया, तो टोटल 59 रुपया होगा। उनको जो है दुकानदार को 59 रुपया देना पड़ेगा, तभी उसको जो है 23 पेंसिल मिलेगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है तो 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक पतलून जो है, बाबा हैं और वो जो पतलून सिलाना चाहते हैं। पतलून जो है पजामा को बोला जाता है। तो एक पजामा के लिए जो है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलूनों के लिए कितना आवश्यकता पड़ेगा। तो 10 पतलूनों के लिए जो है 10, तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो है 10 पतलून इसको लेना है। 10 पतलून के कपड़ा लेना है तो 10 से गुना कर देंगे, यानी 10 मीटर और 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 मीटर और 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल जो है उसको 10 पतलून के लिए, 10 पजामा के लिए 10 मीटर और 200 सेंटीमीटर कपड़ा लेना होगा। तो यहाँ देखिए 200 सेंटीमीटर हो गया तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं। तो ये 2 मीटर हो गया। तो ये 10 मीटर, ये 2 मीटर, 10 + 2 यानी 12 मीटर। टोटल जो है 10 पजामा सिलाने के लिए बाबा को जो है 12 मीटर कपड़ा लेना होगा, तभी जो है बढ़िया से सिलवाएंगे और जो है अपना जहाँ जाना है बरतुहारी या फिर लड़का लड़की देखने के लिए, जहाँ घूमने का मन होगा घूमेंगे बाबा अपना। तो उनको आवश्यकता पड़ेगा 12 मीटर कपड़े का। तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन बिल्कुल सी जो है सही है, 12 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक विद्यालय में विभिन्न खेलने वाले खिलाड़ी। तो देखिए ये डंडा आलेख का प्रश्न है, दंड चार्ट का जो है प्रश्न है। तो इसमें देखिए इसका जो है कोई स्कूल है, उसमें जो है कुछ खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, उसमें कुछ फुटबॉल खेलता है, कुछ हॉकी खेलता है। तो क्रिकेट 80 खेलता है, फुटबॉल 40 खेलता है, हॉकी 60 खेलता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, और इधर जो है खिलाड़ियों की संख्या को जो है दर्शाया गया है।
तो प्रश्न इसका क्या है, क्रिकेट खेलने वाले में से 40% लड़कियां हैं। तो देखिए क्रिकेट यहाँ पर कितना खेल रहा है, क्रिकेट टोटल 80 खेल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि क्रिकेट खेलने वाले में से 40% लड़कियां हैं, यानी इसमें जो है क्रिकेट खेल रहा है उसमें जो है 40% लड़कियां हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, तो जितना भी क्रिकेट खेल रहा है उसमें जो है लड़कों की संख्या क्या होगी। तो जब ये पूरा में जब लड़का 40% है, जब पूरा 80 खिलाड़ी में लड़का जो है 40%, लड़की जो है 40% है, लड़की जो है टोटल 40% खेल रही है, तो लड़कों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, लड़कों का प्रतिशत बराबर 100 में से 40 घट जाएगा, यानी 60%, यानी 60% लड़का खेल रहा है। तो टोटल जो है 80 है। तो अब लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, तो टोटल जो है 80 है। तो अब लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, लड़कों की संख्या बराबर टोटल जो है 80 है, टोटल 80 है, तो 80 का 60% निकाल देंगे, 80 का 60%, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 8 छक 48, यानी टोटल जो है उसमें 48 लड़का खेल रहा है और 40% लड़कियां खेल रहा है। तो यहाँ पर हमको लड़का पूछ रहा है, तो लड़का के बारे में हम निकाले हैं, तो 48 लड़का, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, 48 लड़का। तो इस तरह से मेरा आज का जो है बीपीएससी टीचर का जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट, दूसरा सेट जो है समाप्त हो गया है। तो आप जो है कंटिन्यू जो है लगातार मेहनत करते रहिए और कठिन परिश्रम करते रहिए, और इस सेट को जो है बढ़िया से 1-2 बार जो है सोल्यूशन कर लीजिए, ताकि इस टाइप के प्रश्न आए आपके परीक्षा में तो वो छूट नहीं पाए। तो आप जो है कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगा हो तो, हमारा कंटेंट अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों भाई बहनों में जो भी बीपीएससी टीचर के परीक्षा इस बार देने वाले हैं 24 तारीख को, जो भी परीक्षार्थी हैं और जो इस बार फॉर्म भरें उसके पास जो है वीडियो शेयर कीजिए, और जो आगे में परीक्षा देने वाले हैं तो उनको भी मैथ, तो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में रहने वाला है, इसलिए मैथ जो है सभी के काम के लिए है। तो उन सभी विद्यार्थियों को भी आप इसको शेयर कीजिए जो शिक्षक के अन्य पद के लिए आगे जो है परीक्षा देने वाले हैं, जिनका भी परीक्षा और आगे होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम रीजनिंग के एक नए प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज के साथ हाजिर होंगे, और मेरा वो जो है सेट 3 होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।